और प्यार हो गया भाग 19। कार्तिक से थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी सोफिया को। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गई। कार्तिक फिर से बिस्तर के कोने पर आ बैठा। उसका उदास चेहरा नंदिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक तरफ जहां नंदिनी को कार्तिक का दर्द देखकर दुख हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे सोफिया के सच का पता चलने की खुशी भी थी। सॉरी नंदू, मैंने सोफिया को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी, कार्तिक ने उदासी भरे स्वर में कहा। बन्नी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोफिया ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी। तुम खामखा अपना मन छोटा मत करो, नंदिनी ने प्यार से कहा। कार्तिक उठा और आकर नंदिनी के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं सच में गधा हूँ नंदू, किसी पर भी भरोसा कर लेता हूँ, पर तुमने भी तो मुझे नहीं कहा कि सोफिया मेरे लिए अच्छी लड़की नहीं है। बन्नी, मैं क्या करती उस वक्त, नंदिनी ने कहा। कहती क्या, कान पकड़ कर ले आती, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से कार्तिक को देखती रही। उसने देखा उसके होठ से खून निकल रहा है, तो उसने कार्तिक से कहा, बन्नी, वो दवाई वाला बॉक्स यहाँ लेकर आना। कार्तिक उठा और दवाई वाला बॉक्स लाकर नंदिनी को दे दिया। नंदिनी ने कार्तिक को बैठने को कहा। कार्तिक बैठ गया तो नंदिनी ने डिब्बा खोला और उसमें से स्पिरिट और कॉटन निकालकर कार्तिक के मुंह पर लगे घाव को साफ करने लगी। तो कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, नंदू, मामूली सी चोट है, ये सब रहने दो। बन्नी, खामोश रहो, हालत देखो अपनी, लोफर लग रहे हो, नंदिनी ने उसके घाव को साफ करते हुए कहा। कार्तिक चुपचाप नंदिनी को देखने लगा। नंदिनी बड़े प्यार से कार्तिक की चोट को साफ करके उस पर दवा लगाने लगी। जलन से कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली तो नंदिनी धीरे से फूंक मारने लगी। एक ठंडी महकती सांसों का एहसास कार्तिक को अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और नंदिनी की आंखों में देखा। कितनी परवाह थी उसकी आंखों में, कितना प्यार, कितनी बेचैनी से वो कार्तिक के जख्मों पर दवा लगा रही थी। कार्तिक उन आंखों में डूब सा गया। हो गया, अब जाकर नहा लो, नंदिनी ने कहा। नंदिनी की आवाज से कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया। वो उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया। कार्तिक के जाने के कुछ देर बाद ही रंजना जूस का ग्लास लिए कमरे में आई। उसने ग्लास नंदिनी को दिया और खुद उसके पास ही बैठ गई। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी, रंजना ने प्यार से नंदिनी के गाल को छूकर कहा। अब ठीक हूँ आंटी, थैंक यू, आप मुझे यहाँ लेकर आई, बिल्कुल अपने घर जैसा फील हो रहा है, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। लो, कर दिया ना एक पल में पराया थैंक यू कहकर। बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपने कार्तिक से अलग नहीं समझा है, रंजना ने कहा। तभी तो आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, नंदिनी ने रंजना के गाल खींचते हुए कहा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, ये बताओ तुमने अपनी दवाइयाँ ली कि नहीं, रंजना ने कहा। अरे दादा, वो तो मैं भूल ही गई, नंदिनी ने कहा। रुको, मैं लाती हूँ, तब तक तुम ये जूस पियो, कहकर रंजना सामने टेबल की ओर बढ़ गई। नंदिनी ने जूस पिया और ग्लास साइड टेबल पर रख दिया। रंजना नंदिनी की दवाइयाँ ले आई और खुद अपने हाथ से खिला दी। दवाई खाने के बाद नंदिनी पीठ के पीछे तकिए लगाकर आधा लेट गई। रंजना कार्तिक के बिखरे कमरे को समेटने लगी और बड़बड़ाने लगी। ये लड़का भी ना पता नहीं कब बड़ा होगा, इसका बचपना जाता ही नहीं है। कमरे की क्या हालत बना रखी है इसने, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी घोड़े दौड़ कर गए हों। रंजना की बात सुनकर नंदिनी मंद मंद मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं हूँ ना, मैं उसे सुधार दूंगी और बिल्कुल वैसा बना दूंगी जैसा आप चाहेंगी। रंजना कपड़े तय करते हुए बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी बाथरूम से कार्तिक के तेज तेज गाने की आवाज आने लगी। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। किसी के कहने की जरूरत क्या है बेटा, तुम पहले से ही हो, रंजना ने भी अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके कहा। नंदिनी जोर जोर से हंसने लगी। कार्तिक वैसे ही अपनी मस्ती में गाता रहा। रंजना की नजर नंदिनी पर पड़ी, वो हंसती हुई कितनी प्यारी लग रही थी। कमरे में दो बेपरवाह लोग थे, एक बेपरवाही से गाए जा रहा था और दूसरा हंसे जा रही थी। रंजना ने कमरे में बिखरा सामान समेटा और नंदिनी से कहा, नंदिनी, खाने में क्या लोगी बेटा, प्यार से कुछ भी खिला दीजिए आंटी, सब खा लूंगी, नंदिनी ने मासूमियत से कहा। अच्छा, प्यार से थप्पड़ खिलाए तो चलेगा, रंजना ने मुस्कुराकर कहा। आप अपनी होने वाली बहू को थप्पड़ खिलाएंगी, नंदिनी ने शरारत से कहा। धत बदमाश, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना, कहकर रंजना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नंदिनी मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रही। कार्तिक नहाकर बाहर आया। उसने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। उसे देखते ही नंदिनी ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिर से मेरे सामने ऐसे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है?
तो तुम अपनी आंखें बंद रखो ना, अपने कमरे में तो मैं ऐसे ही आऊंगा। कार्तिक ने कबर्ड खोलते हुए कहा। ओ हेलो, आज से ये कमरा 1 महीने के लिए मेरा है, तुम बाहर का रास्ता देखो। नंदिनी ने आंखों पर हाथ रखे रखे कहा। मिस नंदू, आप शायद भूल रही हैं, कमरा मेरा है, मैंने रहने के लिए दिया है, ज्यादा हक मत जताओ, तुम समझी? कार्तिक ने टी शर्ट पहनते हुए कहा। नंदिनी ने अपना हाथ आंखों से हटाया और कार्तिक की तरफ देखा तो उसकी हंसी निकल गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कार्तिक ने हैरानी से कहा। ये क्या टी शर्ट पहनी है, इसमें तो तुम पूरे गुलदस्ते लग रहे हो, कहकर नंदिनी हंसने लगी। कार्तिक ने खुद को शीशे में देखा तो सच में वो वैसा ही लग रहा था। उसने कबर्ड खोली और दूसरी टी शर्ट निकाल कर पहन ली, पर नंदिनी को वो भी अच्छी नहीं लगी तो नंदिनी ने ना में गर्दन हिला दी। अब तो कार्तिक एक टी शर्ट निकालता, पहनता, नंदिनी को दिखाता, नंदिनी ना में गर्दन हिलाती और कार्तिक टी शर्ट निकालकर सोफे पर डाल देता। पहले टी शर्ट फिर शर्ट की बारी आई, लेकिन नंदिनी को कुछ पसंद नहीं आया। कबर्ड के सारे कपड़े सोफे पर थे। नंदू कुछ तो बोल यार, अब तो सब खत्म हो चुके, कार्तिक ने कहा। नंदिनी मुस्कुराई और जोर से कहा, आंटी जी। कुछ ही देर बाद रंजना वहाँ थी। कार्तिक को समझ पाता इससे पहले नंदिनी ने उंगली से सोफे की तरफ इशारा किया। कपड़ों का ढेर देखते ही रंजना के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से से कार्तिक के पास आई और उसे लताड़ने लगी। ये सब क्या है कार्तिक, कब अक्ल आएगी तुम्हें? इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा दिया तुमने। अभी अभी मैं साफ करके गई थी, पर नहीं, तुम्हें तो इस कमरे को तबेला बनाने में मजा आता है ना। कब बेटा, कब सुधरोगे तुम? ऐसी हालत रही ना तो कोई लड़की 2 दिन नहीं रुकेगी तेरे साथ। मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रही हूँ? तुम्हें कौन सा मेरी बात माननी होती है? करोगे तो तुम वही जो तुम्हें करना है, हम सबकी नाक में दम करना है ना? कार्तिक अवाक सा खड़ा अपनी मॉम की बातें सुन रहा था। सामने बैठी नंदिनी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कार्तिक की नजर जब उस पर पड़ी तो वो सब समझ गया। नंदिनी ने जानबूझकर कबर्ड के सारे कपड़े उससे बाहर निकलवाए ताकि मम्मी की डांट खिलवा सके। नंदू की बच्ची, तुझे मैं बताता हूँ, कहते हुए कार्तिक जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, रंजना ने उसका कान पकड़ा और रोकते हुए कहा, उसे बाद में बताना, पहले मुझे बता, ये सब ठीक कौन करेगा? अरे मॉम, मैं कर दूंगा, कार्तिक ने दर्द से तड़प कर कहा। बाद में करना, पहले चलकर अपने पापा की कुछ फाइल्स उन्हें उनके ऑफिस में देकर आओ। रंजना ने उसका कान पकड़े पकड़े उसे ले जाते हुए कहा। मॉम, मेरा कान तो छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, कार्तिक ने कहा। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बचपन में इसके कान खींचे होते ना तो ये इतनी शरारतें नहीं करता, नंदिनी ने आंख में घी डालने का काम करते हुए कहा। तुझे तो मैं देख लूंगा नंदू, कार्तिक ने प्यार भरे गुस्से से कहा। हाँ हाँ, जी भर के देख लेना, 1 महीने यही हूँ, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बेचारा कार्तिक रंजना के पीछे पीछे चलते हुए सोचने लगा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है यार, 1 महीना रहेगी, मुझे तो घर से बाहर निकलवा देगी ये, संभल के रहना पड़ेगा बेटा कार्तिक। कार्तिक रंजना के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दवाइयों का असर होने से नंदिनी को नींद आने लगी। वो लेट गई और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। दोपहर में कार्तिक बाहर से आया। उसने देखा रंजना प्लेट में खाना लेकर नंदिनी के कमरे की ओर जा रही है, तो कार्तिक उनके पास आया और कहा, लाइए मॉम, मैं लेकर जाता हूँ। कार्तिक की आंखों में नंदिनी के लिए परवाह देखकर रंजना को बहुत अच्छा लगा। वो तो खुद चाहती थी कि कार्तिक जल्दी से जल्दी अपनी फीलिंग्स को समझे और नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए उनके घर आ जाए। लाइए ना मॉम, कहाँ खो गई आप भी? कार्तिक ने फिर से कहा। ये लो, और हाँ, प्यार से खिलाना उसे, रंजना ने प्लेट कार्तिक को देते हुए कहा और कहकर वापस किचन की ओर चली गई। कार्तिक प्लेट हाथों में लिए कमरे में आया। उसने देखा नंदिनी सो रही है। उसने खाने की प्लेट पास पड़ी टेबल पर रखी और नंदिनी के पास जाकर उसके कान में जोर से कहा, नंदू। नंदिनी डर गई और हड़बड़ाकर उठ बैठी। कार्तिक को वहाँ देखकर वह उसे मारने लगी और कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसे भी कोई किसी को नींद से उठाता है भला? बदला, कार्तिक ने इतराते हुए कहा। कैसा बदला? नंदिनी ने अपने कान को खुजाते हुए कहा। सुबह जो तूने किया था उसी का, कार्तिक ने कहा। तू ना बहुत कमीना है, नंदिनी ने गुस्से से कहा। जानता हूँ नंदू, कहते हुए कार्तिक खाने की प्लेट लिए नंदिनी के सामने बैठ जाता है और कहता है, चल आजा, खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना, नंदिनी ने कहकर मुंह फेर लिया। तू नहीं खाएगी तो फिर मुझे भी नहीं खाना, कार्तिक ने धीरे से कहा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नंदिनी ने फिक्र करते हुए पूछा। कार्तिक ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। नंदिनी ने एक निवाला तोड़कर कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया।
कार्तिक ने खाया और फिर वो नंदिनी को खिलाने लगा। तभी रंजना पानी का ग्लास लिए कमरे में आई। कार्तिक को फिर से खाते देखकर कहने लगी, कार्तिक, ये खाना मैंने नंदिनी के लिए भिजवाया था, तू अभी अभी तो खाकर आया है। कार्तिक का झूठ पकड़ा गया तो वो इधर उधर देखने लगा और नंदिनी उसे घूरने लगी। फिर मुस्कुरा उठी उसके प्यारे से झूठ पर। रंजना वहाँ से चली गई। शाम को श्रुति, त्यागी, स्वाति और चंदन भी नंदिनी से मिलने आ पहुँचे। सभी साथ बैठकर बातें करने लगे। नंदिनी को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी अजनबी के घर में है। चंदन और त्यागी तो नंदिनी का एंटरटेनमेंट करने के लिए उसे कपल डांस करके भी दिखा रहे थे। सबको बहुत मजा आ रहा था। आज कितने दिनों बाद फिर से वो सब साथ में थे। कार्तिक भी आज बहुत खुश था और इन सब की वजह थी नंदिनी। अंधेरा होने से पहले सभी अपने अपने घर चले गए और जल्दी ही वापस आने का नंदिनी से वादा कर गए। रात के खाने के बाद कार्तिक कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर चला गया। नंदिनी कार्तिक के कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है, नंदिनी ने कहा। अखिलेश जी अंदर आए। उन्हें देखते ही नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अरे अंकल, आप आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं? अखिलेश जी आकर नंदिनी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए और कहा, हाँ बेटा जी, सबसे पहले तो ये बताओ तबीयत कैसी है अब आपकी? सुबह क्या है कि जल्दी में था, इसलिए बात नहीं कर पाया। तबीयत अब बिल्कुल ठीक है अंकल, बढ़िया। देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। आपने इतना कह दिया, बस और क्या चाहिए मुझे? आप बातें बहुत अच्छी करती हो। क्या अंकल, आप हमें आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? आप हमें तुम कहकर भी बुला सकते हैं। अपने से छोटों को आप बुलाना पराये होने का एहसास दिलाता है। अच्छा बाबा, ठीक है, आज से मैं आपको, मेरा मतलब तुम्हें, तुम कहकर ही बुलाऊंगा। अब ठीक है, ये हुई ना बात। चलिए दीजिए इसी बात पर हाई फाइव। नंदिनी ने इतना कहकर अपना हाथ हवा में लहरा दिया। अखिलेश जी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर ताली दी। अच्छा बेटा, घर में कौन कौन है? मैं, पापा, मम्मी और एक कजिन भैया, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं लखनऊ में। लखनऊ तो बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ, जब आप वहाँ आएंगे ना, मैं आपको और आंटी को पूरा लखनऊ घुमा दूंगी। वहाँ बहुत चलती है मेरी। कहीं लखनऊ की गुंडी वुंडी तो नहीं हो ना तुम? अखिलेश जी ने हंसते हुए कहा। क्या अंकल, आप भी, हम आपको गुंडे लगते हैं? अरे नहीं बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो। दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते रहे। फिर अखिलेश जी ने घड़ी की ओर देखा जो रात के 9 बजा रही थी। अखिलेश जी उठे और नंदिनी को गुड नाइट बोलकर जाने लगे। सहसा ही उनकी नजर दीवार पर टंगे उस टूटे हुए गिटार पर गई, जिसे धागों से जोड़कर सेट किया हुआ था। उन्हें याद आया, एक बार गुस्से में उन्होंने ही वो गिटार तोड़ दिया था। कुछ सोचकर उनका दिल भर आया। नंदिनी उनके चेहरे पर आए हर भाव को बड़े गौर से देख रही थी। अंकल, आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? नंदिनी ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, पूछो, अखिलेश जी ने कहा। कार्तिक के इतना अच्छा गाने के बाद भी आपने उसे गिटार बजाने से मना क्यों किया, जबकि उसका सबसे बड़ा सपना गिटारिस्ट बनना ही है? नंदिनी ने सधी हुई आवाज में कहा। अखिलेश जी ने एक लंबी सी सांस ली और कहने लगे, कार्तिक बहुत छोटा था जब उसके चाचा यानी मेरा छोटा भाई मिथिलेश गुजर गया। आम लोगों की तरह वो सामान्य मौत नहीं मरा था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। मिथिलेश को गाने का बहुत शौक था और अपने इसी शौक को उसने अपना करियर बना लिया। उसका नाम होता गया और जैसे जैसे नाम हुआ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे और इसी शौक के चलते किसी ने उसकी जान ले ली, किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। मैं आज भी वो हादसा नहीं भुला पाया हूँ। जैसे जैसे कार्तिक बड़ा हुआ उसने भी म्यूजिक को अपना करियर चुना। वही जुनून, वही जोश मैंने कार्तिक की आंखों में देखा जो कभी मिथिलेश की आंखों में था। मैं कार्तिक को खोना नहीं चाहता बेटा, भले वो इस बात के लिए मुझसे जिंदगी भर खफा रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। एक बार मैं वो हादसा देख चुका हूँ, फिर से नहीं देख सकता। एक छोटी सी बात बताता हूँ तुमको, कामयाबी जब आती है ना बेटा जी, तो वो अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ 100 मुसीबतें लेकर आती है। आज तक मैंने ये बात सिर्फ अपने दिल में दबा कर रखी, कार्तिक को भी नहीं बताई। तुम्हें बताने का मन किया, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। कुछ गलत कह गया हूँ तो माफ करना बेटा। आपने कुछ गलत नहीं कहा अंकल। कार्तिक बहुत लकी है जो उन्हें आप जैसे पापा मिले, जो उससे इतना प्यार करते हैं। देखना, वो भी ये बात एक दिन जरूर समझेगा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। नंदिनी ने नम आंखों के साथ कहा। पगली,
देखो रुला दिया ना मुझे। अखिलेश जी ने आंखों के किनारे आए आंसुओं को साफ कर मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी कहकर नंदिनी मुस्कुरा दी। गुड नाइट बेटा कहकर अखिलेश जी तेज कदमों से वहां से चले गए। दरवाजे पर खड़ा कार्तिक सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगाने लगे। आज अपने पिता के लिए उसके दिल में जगह और बढ़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर आया। अरे कहाँ चले गए थे तुम? नंदिनी ने कार्तिक को देखते हुए कहा। तुम्हारा सामान लेने गया था, स्वाति ने पैक कर दिया, हॉस्टल से लेकर आ रहा हूँ। इसमें तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी बुक्स हैं। कार्तिक ने उदास स्वर में कहा और बैग साइड में रख दिया। बन्नी यहाँ आओ, नंदिनी ने प्यार से कहा। कार्तिक आकर नंदिनी के सामने नजर झुकाकर बैठ गया। नंदिनी ने गौर से कार्तिक का चेहरा देखा। उसके चेहरे से उदासी टपक रही थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, क्या हुआ बन्नी? कुछ नहीं, कार्तिक ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें पता है आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली, जानना चाहोगे क्या? नंदिनी ने खुश होते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, मुझे पता चला कि तुम दुनिया के सबसे लकी बेटे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें खोने से डरते हैं। नंदिनी ने उसी लहजे में कहा। मुझे भी आज पता चला। कहते हुए कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंख आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। उसने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। कार्तिक के अंदर जो तूफान था वो नंदिनी को उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने आगे बढ़कर कार्तिक को गले लगा लिया। कार्तिक को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इसी की थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर बाहर आ गए। वो नंदिनी को गले लगाए रहा और कहने लगा, मैं आज बहुत खुश हूँ नंदू। पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं ये मैंने आज जाना। मैं हमेशा सोचता था कि वो मेरे सपने के खिलाफ हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मैं कितना गलत था नंदू। मैंने ऐसे इंसान को गलत समझा जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया। अपने पापा पर मैं ऐसे 100 सपने हंसते हंसते कुर्बान कर सकता हूँ। नंदिनी उस वक्त कार्तिक का दर्द समझ रही थी। वो कार्तिक की पीठ को सहलाती रही और उसे हिम्मत देती रही। जब दिल का सारा दर्द आंसुओं में बह गया तो कार्तिक नंदिनी से दूर हुआ। नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, पता है बन्नी, लड़के रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जानता हूँ, कार्तिक ने सुबकते हुए कहा। नंदिनी ने कार्तिक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बन्नी एक वादा करोगे मुझसे? कार्तिक ने कहा, तो आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं सब देख सकती हूँ पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। नंदिनी ने धीरे से कहा, तूने सही कहा कि मैं बहुत लकी हूँ। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे पास तू है। कार्तिक ने सुबकते हुए कहा। तो फिर एक वादा और करोगे मुझसे? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कार्तिक ने धीरे से कहा, फिर से मुझे पवन जैसे लोगों के पास मत छोड़ना। नंदिनी ने कहा। उस वक्त उसकी आवाज में जो दर्द था वो कार्तिक महसूस कर सकता था। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि उसने नंदिनी के लिए ऐसे घटिया लड़के को चुना। कार्तिक ने आंखों ही आंखों में नंदिनी को आश्वासन देते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। कार्तिक के दिमाग में सैकड़ों सवाल आने जाने लगे। उसने नंदिनी से गुड नाइट कहा और वहां से बाहर आ गया। अंधेरे में सोफे पर बैठा कार्तिक नंदिनी के बारे में सोचने लगा। पवन ने जो बर्ताव उसके साथ किया, उसके घाव नंदिनी के दिल पर लगे थे और इस सब के लिए कार्तिक खुद को दोषी मान रहा था। ना वो सोफिया की बातों में आता और ना ही नंदिनी को इस दौर से गुजरना पड़ता। नंदिनी जैसी मासूम लड़की के साथ जब उसने बदतमीजी की थी तब कैसा महसूस किया होगा उसने। वो गंदी छुअन और गिरी हुई नजरें कैसे बर्दाश्त कर पाई होगी। उसका दोस्त होकर भी वो क्यों उसे समझ नहीं पाया, उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाया, उसका दर्द नहीं समझ पाया। और नंदिनी, उसने इतना सब होने के बाद भी उससे एक बार भी शिकायत तक नहीं की। कार्तिक घंटों बैठा इसी बारे में सोचता रहा। फिर उठा और नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर आया, देखा नंदिनी सो रही थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी से कमरे में हल्का उजाला था जिसमें कार्तिक नंदिनी को साफ देख पा रहा था। वो उसके पास आया, नीचे गिरी चादर उठाई और नंदिनी को ओढ़ा दी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। कार्तिक ने धीरे से नंदिनी का सर सहलाया और फिर उसके पैरों की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने नंदिनी के दोनों पैरों को हाथों से छूते हुए कहा, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना नंदू। आंख से बहकर एक आंसू नीचे जमीन पर आ गिरा।
कार्तिक बाहर आया और हौले से दरवाजा बंद करके वापस सोफे पर आकर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खुली खिड़की से वो चांद को निहारने लगा। अधूरा होकर भी वो चांद पूरा था और शांत था। चांद की ही तरह अब शांत था कार्तिक का मन। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरी कहानियाँ अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।